हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक रेसिडेंशियल सोसाइटी जिसका नाम एलिटा गार्डन विस्टा है, उसके एक पूरे टावर को तोड़ने का आदेश पारित किया है। ये केस उन सभी फ्लैट बायर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं या फिर फ्लैट ले चुके हैं किसी बड़ी सोसाइटी में जहां पे कोई कोर्ट केस या इशू पेंडिंग है, या तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का भी इशू चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम इस वीडियो में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस सोसाइटी के बारे में जानेंगे जिस सोसाइटी के अंदर के एक टावर को तोड़ने का फैसला दिया गया है। तो एलिटा गार्डन विस्टा के बारे में हम जानेंगे। एलिटा गार्डन विस्टा में कौन सा टावर है जिसको गिराने के बारे में बात की गई है, इशू क्या है एक्चुअली, क्यों ऐसा आया जजमेंट की इसको तोड़ना ही पड़ेगा, व्हाट इज द लॉ विच इज बीइंग वायलेटेड, तो कौन सा लॉ है जिसको वायलेशन हो रहा है, क्या क्या इश्यूज हैं जो कोर्ट ने कंसिडर किया और उस पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिया कोर्ट ने और क्या क्या फाइनल कोर्ट ने डायरेक्शन ऑर्डर्स पास किए, इस जजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है। आप सभी को सुपर टेक ट्विन टावर्स डिमोलिशन केस तो याद ही होगा 2022 का, नोएडा में, जब इंडिया में सबसे पहली बार इतनी बड़ी कोई टावर को डिमोलिश किया गया था। तो क्या ये केस सुपरटेक ट्विन टावर्स जैसा ही है या कुछ अलग है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। ये सोसाइटी एलिटा गार्डन विस्टा आपका न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 में पड़ता है। न्यू टाउन को न्यू कोलकाता भी बोला जाता है। अगर आप कोलकाता से नहीं है तो आपको बता दें कि न्यू टाउन जो है वही जगह है जहाँ पे सारे आईटी कंपनीज और सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये एलिटा गार्डन विस्टा शाहपुर जी बस स्टैंड के जस्ट बगल में है और ये काफी हाई एंड सोसाइटी है। आगे वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो क्या बैकग्राउंड है इस मैटर का, पूरा समझते हैं। 2007 में ये एलिटा गार्डन विस्टा को केप्पल मैग्नस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है। केप्पल मैग्नस जो है वो सिंगापुर का एक बिल्डर है। तो उसने एलिटा गार्डन विस्टा का स्थापना स्टार्ट किया 2007 में। उस समय 15 टावर्स थे और इतना था, ये सब डिटेल्स है। उसके बाद ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान जो था वो आपका सैंक्शन किया गया था एनकेडीए से। उसके बाद 2010 में अग्रीमेंट फॉर सेल हुआ 15 टावर्स में विद द ओरिजिनल डेवलपर आपका केपल मैग्नस के साथ। फिर 2012 में अपार्टमेंट ओनर्स ने फाइल किया डिक्लेरेशन फॉर्म ए, जो कि वेस्ट बंगाल अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के अंदर में होता है, जिसको रिकॉग्नाइज किया और आपका 1278 अपार्टमेंट ओनर्स को रिकॉग्नाइज किया गया इस लॉ के अंदर में। 2013 में कन्वेयंस डीड हुआ सारे फ्लैट्स का और 2015 में पोजेशन जो है हैंड ओवर किया गया बाय द ओरिजिनल डेवलपर टू द न्यू परचेजर्स जो केस में गए भी हैं। एनकेडीए ने पार्शियल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एज पर 2007 सैंक्शन प्लान दिया। तो 2007 में जब ये प्रोजेक्ट का बिगनिंग स्टार्ट हुआ था तो एक सैंक्शन प्लान इशू किया गया था बाय एनकेडीए। एनकेडीए को न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसलिए इसको एनकेडीए बोलते हैं। ये एनकेडीए आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो उस एरिया को पूरा गवर्न करता है और सारे सोसाइटी में एनकेडीए से ही म्यूटेशन होता है और एनकेडीए इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। केपल मैग्नस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 2015 में एलिटा गार्डन विस्टा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने लैंड बेच दिया। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये आपका 3 जो बिग बिल्डर्स हैं कोलकाता के, उनका जॉइंट वेंचर या जॉइंट कोलैबोरेशन में था। इनका एक कंसोर्टियम था जिनको इन्होंने बेचा, क्योंकि सिंगापुर बिल्डर वहां काम नहीं करना चाहते थे जो भी, इसलिए इन्होंने बेचा और ये मर्लिन, सुरेखा और जेबी ग्रुप के द्वारा एक्वायर किया गया। तो फेज 1 जो है वो रेडी किया गया बाय केपल मैग्नस और फेज 2 जो है ये आपका कंसोर्टियम जो है उसके द्वारा किया गया और इसको हम बोलेंगे ओल्ड प्रोमोटर और इसको हम बोलेंगे न्यू प्रोमोटर। इसके बारे में काफी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। फिर 2015 में क्या होता है कि जो न्यू प्रोमोटर है वो रिवाइज्ड सैंक्शन प्लान एनकेडीए से ले लेती है फॉर 16th टावर 26 फ्लोर्स। तो ये 16th टावर जो है टावर नंबर 8 है, ठीक है, एंड अ न्यू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विदाउट ओनर्स कंसेंट।
तो जितने ओनर्स को पहले कंसेंट, जिन्होंने फॉर्म ए फाइल कर दी, उनके बिना कंसेंट लिए 2015 में ये जो न्यू प्रोमोटर बने तीनों कंपनी के, इन्होंने एनकेडीए से एक रिवाइज सैंक्शन प्लान ले लिया। फिर ओल्ड ओनर बिकेम अवेयर ऑफ द रिवाइज सैंक्शन प्लान वेयर फॉर्म बी वाज प्रपोज्ड टू बी by developers to the competent authority indicating addition of the 16th tower, tower 8 and commercial complex। तो जब फॉर्म ए में ऑलरेडी हो गया था साइन, उसके बाद डेवलपर जो नया प्रोमोटर था उसने फॉर्म बी सर्कुलेट किया ओनर्स, जिसमें ये 16 टावर्स, 15 की जगह 16 टावर दिखाया गया और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी दिखाया गया। फिर जो अग्रीव पार्टी थे, जो पुराने ओनर्स थे, उन्होंने एनकेडीए के साथ कम्युनिकेट किया और नया प्लान को ऑब्जेक्ट किया एंड sought to obstruct and sought to stop construction and revive the original plan। तो उन्होंने काफी हल्ला गुल्ला किया और ये बहुत मीडिया में भी आया था। इसके बारे में ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये फोटो पब्लिक अवेलेबल है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये। और अब ये डिफरेंस है, ये है आपका ओरिजिनल प्लान जो 2007 में एनकेडीए ने सैंक्शन किया, और ये है 2015 में सैंक्शन किया हुआ प्लान जो एनकेडीए ने किया। यहाँ पे 16 टावर्स है और यहाँ पे 15 टावर्स है, और ये है टावर 8 जिसको डिमोलिश करने का बात हो रहा है। इस नए सैंक्शन प्लान के हिसाब से ये जो है आपका फेज 1 पे आता है। ये फेज 1 आपका जो सिंगापुर की कंपनी थी केपल मैग्नस, उसने ही डेवलप कर दिया था। उसके बाद फेज 2 जो है आपका, ये है जो नया कंसोर्टियम मेंबर जो बना, मर्लिन, सुरेखा और जेबी ग्रुप, इन्होंने मिलकर डेवलप किया। इसके अलावा एक यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी किया जो कि हाई कोर्ट ने बोला है कि इलीगल है। और यहाँ पे 8th टावर ये है, दिस इज द 8th टावर, जिसको डिमोलिश करने के बारे में कोर्ट ने अभी 29 अगस्त को ऑर्डर दिया है। फिर देखते हैं चलिए कोर्ट केसेस कैसे चला। तो 2018 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट ने प्रोमोटर का जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन था फॉर्म बी, उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सारे ओनर्स का साइन नहीं था। और 2018 में एपिलेंट्स को, एपिलेंट जो पुराने ओनर्स थे, उन्होंने फॉर्मली ऑब्जेक्ट किया टू द मॉडिफाइड सैंक्शन प्लान बाय एनकेडीए सीकिंग स्टॉपेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो टावर 8 का जो कंस्ट्रक्शन है 2018 में कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद 2018 में जो पुराने ओनर्स थे उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया फॉर डिमोलिशन एंड अदर रिलीफ रिगार्डिंग 8 टावर नंबर 8 एंड रिवाइज प्लान। फिर 5 सितंबर 2018 को सिंगल बेंच द्वारा एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया जहां पे कोर्ट ने ये बोला कि prima facie illegality in revised sanction plan but refused to halt construction. Construction permitted to abide outcome of the writ petition. Promoter directed to notify buyers of risk responsibility. Undertaking to demolish if latter declared illegal. तो कोर्ट ने इसको कंडीशनल कंस्ट्रक्शन बना दिया और 2018 तक, जब ये इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था 5 सितंबर में, तब तक 15 फ्लोर्स ही बना हुआ था जिस टावर को अभी डिमोलिश करने की बात हो रही है। उस समय आउट ऑफ 26 15 फ्लोर्स ही कंप्लीट हुए। फिर 1 अप्रैल 2022 में भी हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कंस्ट्रक्शन को स्टे करना एंड रीआइटरेटेड द कंडीशन ऑफ 5 सितंबर 2018 ऑर्डर। तो 2018 से मैटर पेंडिंग रहा 2022 तक। उसके बाद 2023 में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो प्रोमोटर बना रहा था, उसके लिए भी एक अलग से एप्लीकेशन फाइल किया गया कि भैया उसको भी रोका जाए। फिर 18 अक्टूबर 2023 में फाइनली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने इस केस को डिसाइड किया और कोर्ट ने जो पुराने ओनर्स ने केस फाइल किया था उसको डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि एनकेडीए एक्ट 2007 जो है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है टू द 1972 एक्ट। और ये भी बोला कि ये जो 1972 का जो एक्ट है इसमें प्रोविजंस नहीं है यूपी वाले एक्ट के जैसा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था सुपरटेक लिमिटेड में। तो कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया और कहा कि क्योंकि एनकेडीए एक्ट में एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है जिसमें, जो कि ओवरराइडिंग क्लॉज होता है, जो कि स्टार्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी। तो क्योंकि यहाँ पे आपका सेक्शन 184 ऑफ एनकेडीए एक्ट में वैसा क्लॉज है, तो एनकेडीए इज द सुप्रीम अथॉरिटी जो कि डिसाइड कर सकती है। तो कोर्ट ने इसीलिए सिंगल जज बेंच ने 18 अक्टूबर 2023 को मैटर को डिसमिस कर दिया। उसके बाद करंट जो पुराने ओनर्स थे उन्होंने अपील फाइल किया। ये 2 अपील फाइल हुआ 2023 में बिफोर
कैलकाटा हाई कोर्ट, और ये मैटर 2 जज बेंच, डिवीजन बेंच पे, जिसको प्रेसाइड करते हैं, उसके समक्ष गया 2023 में। 2023 से लेके 2025 18 अगस्त तक ये मैटर चला, हियरिंग्स चले, और 18 अगस्त को हियरिंग कंक्लूड हुआ और 29 अगस्त को फाइनल जजमेंट आया। तो अब चलिए जजमेंट के बारे में समझते हैं। इसके पहले कि हम जजमेंट के बारे में जाएं, एक बार इम्पैक्ट देख लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्लान था 2007 वाला और जो रिवाइज प्लान था एनकेडीए द्वारा 2015 में, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ये 2015 वाला जो प्लान है, ये बिना पिछले ओनर्स के कंसेंट का लिया गया था। तो ओरिजिनल प्लान में आपके 15 टावर्स, जबकि रिवाइज्ड प्लान में 16 टावर्स। तो टोटल आपका एक अनऑथराइज्ड टावर रहा। और टोटल फ्लैट जो हैं ओरिजिनल प्लान में आपका 2007 में 12878 थे और रिवाइज्ड प्लान में 1511, इसका मतलब 233 एडिशनल फ्लैट्स बढ़ गए। और पार्किंग जो है वो आपका 1947 हो गया 1688। इंडिविजुअल शेयर जो है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में, अपार्टमेंट सिस्टम में जो लैंड होता है उसमें सबका अनडिवाइडेड शेयर होता है। जो ओनर्स होते हैं फ्लैट के, उनका लैंड पे अनडिवाइडेड शेयर होता है। तो उनके शेयर में जो है, उनका शेयर घट गया 2007 के हिसाब से, जो कि 0.1% था, वो हो गया 0.08%। 20% रिडक्शन हो गया ओनरशिप। और ओपन एरिया जो था वो सब्सटैंशियली ज्यादा था, वो कम हो गया क्योंकि एक टावर का, एक पूरा का पूरा टावर आ गया 26 फ्लोर्स का। तो ये सिग्निफिकेंट लॉस था। और रोड पाथवे जो है वो आपका 6000 प्लस स्क्वायर मीटर का रिडक्शन हुआ। अब इस जजमेंट में जब ये कोर्ट के समक्ष गया तो क्या क्या लीगल इश्यूज थे जो कि हाई कोर्ट के सामने आए। पहला, कंसेंट रिक्वायरमेंट, वेदर एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर्स कंसेंट नीडेड फॉर एडिशनल कंस्ट्रक्शन। तो क्या जो फ्लैट ओनर्स अभी वहां रह रहे हैं पहले के, उनका कंसेंट रिक्वायर्ड है एज पर लॉ कोई भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कोर्ट ने ये इश्यूज बनाया। इसका जवाब आगे कोर्ट ने दिया है, तो हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टैट्यूटरी वायलेशंस, ब्रीच ऑफ वेस्ट बंगाल अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1972 एंड प्रोमोटर्स एक्ट 1993। तो क्या स्टैट्यूटरी वायलेशंस हुए, इस एक्ट का वायलेशंस हुआ। प्रॉपर्टी राइट्स, जो पुराने ओनर्स का जो राइट है प्रॉपर्टी में, जो हम देख रहे हैं कि कम हो गया एक टावर के आने के बाद, तो क्या ये वायलेशन है। आर्टिकल 300A जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी देता है। और अथॉरिटी का पावर क्या है। एनकेडीए बीइंग द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैन इट ओवरराइड अदर प्रॉपर्टी लॉज, क्योंकि 1972 वाला जो है वो वेस्ट बंगाल का एक्ट है और एनकेडीए सिर्फ न्यू टाउन एरिया में वो करती है, तो वो सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है फॉर दैट एरिया। तो क्या वो ओवरराइड कर सकती है एक लॉ को। फ्रॉडलेंट सैंक्शंस, प्लान ऑब्टेन्ड थ्रू सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, क्या जो प्लान था 2015 का जो बाद में आया न्यू प्रोमोटर द्वारा, क्या उसको प्रॉपरली लिया गया था कि फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन किया गया। अब कोर्ट के क्या क्या की ऑब्जर्वेशंस हैं वही हम डिस्कस करेंगे। The original project sanctioned in 2007 included only 15 towers. In 2015, the promoter obtained a revised sanction plan for a 16th tower and a commercial complex without notifying or securing consent from the existing flat owners. तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बिना कंसेंट के जो प्रोमोटर थे उन्होंने 2015 में सैंक्शन प्लान लिया बिना कंसेंट के फॉर द होल टावर, 16th टावर जो कि टावर नंबर 8 है, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए। Flat owners' undivided land share and common facilities were reduced without consent, violating their rights. तो जो फ्लैट ओनर्स हैं उनका जो अनडिवाइडेड लैंड शेयर है, जैसा मैंने आपको समझाया कि कोई भी अपार्टमेंट में जितने भी फ्लैट ओनर्स होते हैं उनका एक अनडिवाइडेड लैंड शेयर होता है। सपोज कीजिए ये अपार्टमेंट जो है, बिल्डिंग, अगर अर्थक्वेक में कुछ हो जाता है तो वो जो लैंड है उसमें अनडिवाइडेड शेयर रहेंगे इन सभी ओनर्स का। तो कोई भी सेल डीड में आप देखेंगे ऐसा एक अवर्मेंट भी रहता है कि अनडिवाइडेड शेयर इन द लैंड। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2015 में जब सैंक्शन प्लान लिया गया विदाउट कंसेंट ऑफ द ओल्ड ओनर्स, जिन जो कन्वेंस डीड हो गया था 2015 के पहले ही, तो उसमें ओनरशिप में रिडक्शन आया जो कि उनका राइट का वायोलेशन। The court found that both the 1972 Apartment Ownership Act and the 1993 Promoter Act mandate the consent of existing flat owners before any additional construction is permitted.
तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों एक्ट के हिसाब से कंसेंट फ्लैट ओनर्स का कोई भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन के पहले जरूरी है और ये मैंडेटरी। The NKDA Act 2007 does not override these requirements. The non-obstante clause does not exclude the need to comply with the other two acts. तो एनकेडीए एक्ट जो है वो ओवरराइड नहीं करती है ये दोनों एक्ट, क्योंकि ये दोनों एक्ट पूरे स्टेट में लागू एप्लीकेबल है, जबकि एनकेडीए एक पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है फॉर न्यू टाउन एरिया। सो एनकेडीए एक्ट कैन नॉट ओवरराइड these act. This was observed by the High Court. The court ruled that the revision sanction plan was obtained by fraud and suppression of key facts and is therefore void. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2015 का जो सैंक्शन प्लान है उसको फ्रॉड के द्वारा और सप्रेशन ऑफ की फैक्ट, क्योंकि कंसेंट नहीं लिया गया था तो इसको सप्रेस करते हुए एनकेडीए द्वारा लिया गया सैंक्शन प्लान इलीगल कंस्ट्रक्शन वायलेट्स आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 300A जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी है, और इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किया गया नए प्रोमोटर द्वारा वो पुराने जो ओनर्स थे उनका, जिनसे कंसेंट नहीं लिया गया था, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायोलेट करता है। इसीलिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू डिमोलिशन फॉर सच अनऑथराइज्ड एडिशनल स्ट्रक्चर्स। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, डिमोलिशन ही एक उपाय है जिससे राइट्स प्रोटेक्ट किया जा सके। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो सेल अग्रीमेंट में जो क्लॉजेज हैं इट कैन नॉट वेव स्टैट्यूटरी राइट्स, क्योंकि टावर 8 और न्यू प्रोमोटर के बीच में सेल अग्रीमेंट्स हुए थे, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उसको वो स्टैट्यूटरी राइट को वायलेट वो ओवरराइड नहीं कर सकता। फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने क्या पास किया? पहला, डिमोलिशन ऑफ द 16th टावर नंबर 8। द डिमोलिशन इज टू बी कैरिड आउट बाय द प्रोमोटर और बाय एनकेडीए एट द प्रोमोटर्स कॉस्ट विद इन 2 months। तो डिमोलिशन किया जाएगा टावर 8 का, और डिमोलिशन जो है किसके खर्चे पे होगा? तो नए प्रोमोटर जो है उनके खर्चे पे होगा। अगर वो नहीं कर किया तो एनकेडीए द्वारा किया जाएगा और प्रोमोटर से कॉस्ट लिया जाएगा, और ये डिमोलिशन जो है 2 महीने के भीतर होना है। रेसिडेंट्स जो हैं 2000 रेसिडेंट्स जो हैं, क्योंकि टावर 8 में अभी रेसिडेंट्स रह रहे हैं, तो वो रेसिडेंट्स को अपना सामान हटाने के लिए 1 महीना दिया जाएगा और वो निकाल ले सकते। परचेजर्स जो हैं, जो ओनर्स हैं नए टावर के, उनको उनका पैसा रिफंड किया जाएगा विथ 7% इंटरेस्ट, और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और क्रिमिनल एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाया जाएगा उन एनकेडीए ऑफिशियल्स और प्रोमोटर्स के अगेंस्ट में जो जिनके कारण ये पूरा इशू आया है और जिनके कारण आज के डेट में डिमोलिशन का ये ऑर्डर हाईकोर्ट द्वारा पास किया गया है। तो प्रोमोटर और एनकेडीए ऑफिसर्स जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाए। Officers and engineers involved in the illegal action are to be investigated by the State Vigilance Commission। जैसा मैंने बताया उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, करप्शन स्टेट विजिलेंस ये भी किया जाएगा। अब इस ऑर्डर का, इस जजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लीगल सिग्निफिकेंस? ये जजमेंट जो है कुछ कुछ चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि डेवलपर का क्या अकाउंटेबिलिटी है और कंसेंट कितना जरूरी है उस चीज के लिए। दूसरा, प्रॉपर्टी राइट का जो प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में। म्युनिसिपल अथॉरिटी का क्या लिमिट्स हैं एंड म्युनिसिपल अथॉरिटी कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूटरी लॉ, उसके बारे में। बायर प्रोटेक्शन इन द रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स, तो जो बायर हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि इस जजमेंट में हमने देखा है कि टावर 8 जो है, जिनको पता था कि अगर वो सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट ऑर्डर्स हैं तब भी उन्होंने फ्लैट लिया, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है कोर्ट द्वारा, क्योंकि उनका पैसा जो है विद 7% इंटरेस्ट कोर्ट ने डायरेक्ट किया है प्रोमोटर को लौटाने के। डिमोलिशन एज अ रेमेडी फॉर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, तो कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए डिमोलिशन ही एक रेमेडी। The case demonstrates that passage of time and third-party interest cannot legitimize illegal construction obtained through fraud and violation of statutory requirements। तो ये केस पूरा, ये जजमेंट दर्शाता है कि अगर फ्रॉड के द्वारा या अगर कोई भी मींस के द्वारा अगर कोई चीज इलीगल किया गया है और जिसका टाइम काफी देर से हो गया है, जैसे इस केस में 2015 से आज 2025 तक वो इलीगल कंस्ट्रक्शन रहा टावर 8 का, और 2018 में ही हाई कोर्ट के समक्ष ये मैटर गया था,
तो सिंस 2018 टू 2025 जब ये मैटर और इतने डिले के दौरान जब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ गया, वहां टावर 8 में लोग रहने लगे, तब भी उसको लेजिटिमाइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत। अब देखते हैं कि ये हमारा जो एलिटा गार्डन विस्टा का ये जो जजमेंट है और ये जो सुपर टेक ट्विन टावर्स वाला जो केस हुआ 2022 में, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सुपर टेक ट्विन टावर्स वाला जो 2022 में जो डेमोलिशन हुआ, उसमें ये इम्पोर्टेंट है ध्यान देना कि उस दो टावर्स में कोई रहता नहीं था, जबकि एलिटा गार्डन विस्टा के जो टावर 8 है जिसको डिमोलिशन करने का हाईकोर्ट द्वारा ऑर्डर आया है, उसमें सभी फ्लैट्स ऑक्यूपाइड हैं लगभग, और इसमें लोग रह रहे हैं और लोगों ने इंटीरियर्स कराया। तो कोर्ट ने सुपरटेक रिलेटेड एक ऑब्जर्वेशन दिया है इस जजमेंट में। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो कंस्ट्रक्शन रिड्यूस हुआ, जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द ओरिजिनल, वो आपका सुपरटेक में भी हुआ था और यहाँ पे भी हुआ है एलिटा गार्डन में। तो ये एक कॉमनैलिटी है जिसके कारण जो पुराने ओनर्स हैं, जैसे सुपरटेक में जो पुराने ओनर्स हैं, उनका जो अनडिवाइडेड शेयर इन द लैंड था वो घट गया इस नए टावर के आने के। और सेम सुपरटेक केस में भी सैंक्शन नहीं लिया गया था विदाउट। अच्छा, कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि जो टावर 8 के जो ओनर्स हैं उनको पैसा रिफंड कर दिया जाए विद 7% इंटरेस्ट। क्या जो टावर 8 के जो ओनर्स हैं वो जो इंटीरियर कराए हैं, वहां पे स्टैम्प ड्यूटी दिए हैं, रजिस्ट्रेशन फी दिए हैं टू गेट द फ्लैट रजिस्टर्ड इन देयर नेम, उसका क्या होगा? वो क्या रिफंड क्लेम कर सकते? तो इस चीज के लिए एक लीगल प्रिंसिपल को ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका नाम है केविएट। इसका मतलब होता है बायर बी अवेयर। मतलब कोई भी सेलर बायर रिलेशनशिप में कभी भी बायर जो होता है उसका एक लीगल ऑब्लिगेशन रहता है कि वो अपना ड्यू डिलिजेंस अच्छे से। ये जो जजमेंट, ये जो फोटोज हैं आपका, जो पुराना सैंक्शन प्लान और नए सैंक्शन प्लान, और जहां ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है पुराने ओनर्स द्वारा, ये पब्लिकली अवेलेबल है। और ये ड्यू डिलिजेंस अच्छे से नहीं किया टावर 8 के ओनर्स ने, और ये लोग इसीलिए तो इट इज हाईली अनलाइकली कोई भी फर्दर रिलीफ टावर 8 के ओनर्स को मिलने वाला है सब्जेक्ट टू जुडिशियल ऑर्डर्स। ये देखने लायक होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में क्या जजमेंट। इसीलिए कोई भी फ्लैट लेने के पहले ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी, अप्रूवल्स और ये सब भी ध्यान देना बहुत जरूरी। प्रॉपर्टी खरीदने वक्त हमेशा ड्यू डिलिजेंस करें, अप्रूवल्स चेक करें और अपने राइट्स जानें और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें और अपने पैसे को भी प्रोटेक्ट। तो दोस्तों, ये था वीडियो कैलकाटा हाईकोर्ट के जजमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो फ्लैट लेने वाले हैं या कोई बड़ी सोसाइटी में फ्लैट लिए हुए हैं जहाँ पे ऐसा कोई इशू है।